दिस इज रुद्रपाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस। पहले जानेंगे लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसको ही हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आएगा। नॉर्मली तुम खाना खाओगे तो न्यूट्रिशन, मतलब उसका मतलब न्यूट्रिशन मतलब ऑप्टेक और ऑप्टेनिंग ऑफ फूड और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। सो न्यूट्रिशन हो गया तुम्हारा लाइफ प्रोसेस एक। तुम जब खाना खाओगे वो डाइजेशन होगा। डाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस ब्रेकडाउन होके वो बनेगा सिंपल फूड सब्सटेंस। लाइक स्टार्च ब्रेकडाउन होगा सिंपल शुगर को, राइट। सो वो भी हो गया हमारा डाइजेशन भी, ये न्यूट्रिशन में आ रहा है। सो तुम खाना खा लिए, डाइजेशन भी हो गया। डाइजेशन जब हो गया, अभी क्या है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन गया सिंपल सब्सटेंस, सो उसको ईच एंड एवरी सेल को लेने के लिए हमको तो कोई ना कोई चाहिए। तो कैसे जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी जो है एकदम कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ईच एंड एवरी सेल के पास जो सिंपल शुगर है और सिंपल फूड है वो पहुंचना चाहिए। सो उसको लेने के लिए हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहना चाहिए। वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा क्या है ना, ब्लड मतलब वो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है, वो ईच एंड एवरी सेल को खाना लेके जाएगा। सो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। तो मान लो अभी ईच एंड एवरी सेल के पास ग्लूकोज जाके पहुंच गया, ठीक है। सेल के अंदर घुसेगा अभी ग्लूकोज, सेल के अंदर जब जाएगा, सेल के अंदर में और इनसाइड द सेल ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो वो एटीपी हमको क्या करेगा, हम वो एटीपी को यूटिलाइज करेंगे, हम काम करेंगे, हम कोई ना कुछ, वो एटीपी हमारा बॉडी में यूटिलाइज होगा। तुम भागोगे, दौड़ोगे, जो भी करोगे सब के लिए एटीपी चाहिए। सो ये सब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मान लो तुम खाना खा लिए, खाना खाने के बाद पोटिंग तो करते हो, तो ये आ जाएगा एक्सक्रीशन में, राइट। एक्सक्रीशन में मतलब जो भी तुम खाना खा रहे हो, ऐसा नहीं है कि पूरा 100% हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज कर देता है, ऐसा नहीं। क्योंकि खाने के बाद और जो भी फूड हम खा रहे हैं वो उससे कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकलता है। वो खाना डाइजेशन होने के बाद वो मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, वो भी एक्सक्रीशन में हमारा बॉडी से रिमूव हो जाना चाहिए, क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, राइट। सो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, दे आर द लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि ये एक बेसिक एक्शंस एंड फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम बोलोगे सर रिप्रोडक्शन, नो, क्योंकि रिप्रोडक्शन is not necessary for the survival of an organism. Reproduction is necessary to increase the generation, but without reproduction, an living organism can survive excellently. So, reproduction is not a life process. ठीक है। न्यूट्रिशन में वही सेम चीज़ है। न्यूट्रिशन तो हम खाएंगे, तो जो फूड हम खाएंगे वो फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट है वो देखना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी गिविंग फूड है, प्रोटीन और फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारा फूड में है। ये सब का रोल भी है, राइट। क्योंकि जितना भी कार्बोहाइड्रेट, मान लो राइस, पटाटो, व्हीट, उस सब में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। प्रोटीन जैसे दाल में ज़्यादा प्रोटीन है, मिल्क में है, मीट में है, फिश में है, उधर प्रोटीन भी है। जितना भी वेजिटेबल ऑयल है, फैट, उधर फैट है, ठीक है। सो मिनरल, फिनल, वो भी हमारा वेजिटेबल में मिलेगा, बहुत सारा चीज़। सो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि ये न्यूट्रिएंट का ज़रूरत क्या है हमारा बॉडी में। पहला चीज़ होता है एनर्जी। तुम खाना खाओगे तो एनर्जी मिलेगा। तुम 5 दिन कुछ नहीं खाओगे, बेड से उठ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो एनर्जी बनेगा कैसे ना, खाना जब खाएंगे। इसके बाद आता है ग्रोथ। एनर्जी, माल न्यूट्रिशन जो कि होता है, माल न्यूट्रिशन मतलब एनर्जी एनफ, जो फूड एनफ नहीं मिलेगा तो एक बीमारी हो जाता है, ठीक है।
कुछ डिजीज हो जाते हैं, तो और ग्रोथ पूरा स्टॉप हो जाता है जब बचपन में। सो ये सब जो चीज़ होता है हमारा न्यूट्रिशन नहीं मिलने से। सो न्यूट्रिशन जब न्यूट्रिएंट खाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको एनर्जी मिलेगा, ग्रोथ होगा बॉडी और बॉडी पार्ट और बॉडी ग्रोथ होगा, रिपेयर, कोई भी टिश्यू कोई भी सेल जब इंजरी हो जाता है उनको रिपेयर होने के लिए भी हमको फूड चाहिए, ठीक है। और रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन भी हमको एनर्जी चाहिए, मतलब फूड चाहिए। प्रोटेक्शन मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो फाइट अगेंस्ट द फॉरेन ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस बैक्टीरिया, उनके लिए लड़ने के लिए भी हमको न्यूट्रिएंट का ज़रूरत है। इसीलिए ये सब है नीड फॉर न्यूट्रिएंट। ऐसा नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो खाने का तरीका सेम, नो, सबका अलग अलग होता है। जैसे मेनली mode of nutrition are two types, right? One is autotrophic mode of nutrition, another one is heterotrophic mode of nutrition. Auto means self, मतलब the organism are prepare or synthesize their own foods, right, by the process of photosynthesis. So they are called autotrophic mode of nutrition, and the organism they carry autotrophic mode of nutrition are called autotrophs, like green plants, some bacteria like blue green algae or cyanobacteria. These are autotrophs, or you can call producer because they produce the food. But heterotrophic mode of nutrition में they cannot synthesize their own food. They depend the autotrophs for their food. जैसे हम एनिमल, फंगी, पैरासाइट्स, ह्यूमन बीइंग, हम खाना के लिए हम प्लांट्स पे डिपेंड है। तुम देखो राइस खा रहे हो, राइस प्लांट्स आ रहे हैं, रोटी खा रहे हो, व्हीट प्लांट्स आ रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम खा रहे हैं डेफिनेटली ये कोई प्लांट से आ रहे हैं या कोई अलग ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं। जैसे हम तो एक्चुअली ओमनीवोरस है, हम प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल भी खा सकते हैं, लेकिन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज वी कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। नाउ विल स्टडी अबाउट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। So how can they prepare their own food? We know by the process of photosynthesis. अभी हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जो प्लांट सेल का एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट में वो फोटोसिंथेसिस होता है। सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि which one is the site of photosynthesis? The answer is chloroplast, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए पहले तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। ये दो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल पहले फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, क्योंकि पहले कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगा लीफ को, फिर वाटर जाइलेम दे के जाके लीफ में पहुंचेगा, ठीक है। ये दोनों रॉ मटेरियल के साथ और भी दो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। वन इज सनलाइट, अनदर इज क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट एक्चुअली present in the chloroplast. Chloroplasts are generally present in the leaf. That's why leaf also called, or chloroplast is also called kitchen of the plant, क्योंकि वही जगह में फोटोसिंथेसिस होता है। तो अभी मैं क्या बता रहा था कि रॉ मटेरियल क्या हो गया फोटोसिंथेसिस के लिए। रॉ मटेरियल क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, sunlight and chlorophyll pigment. These four are the raw material of photosynthesis. अभी हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोडक्ट बनता है। फोटोसिंथेसिस में हमारा बनता है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। नॉट ग्लूकोज, इज ए कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनता है हमारा फोटोसिंथेसिस में। वो जो हम खाना खाते हैं ना, मान लो फ्रूट में
प्लांट का फूड में क्या स्टोर होगा? कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा। प्लांट का स्टेम में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, and the carbohydrate or the carbon source you can call carbohydrate is called organic substance. ठीक है, so this is the reaction involved in the photosynthesis. The carbon dioxide from atmosphere, water from soil in the presence of sunlight, and chlorophyll, carbohydrate produce, and oxygen also release as a byproduct, and water vapor also release. So ये जानना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस रिलीज होता है ना, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है और रिलीज होता है। मान लो प्लांट बना रहे कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को तो प्लांट सबको तो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, कुछ तो स्टोर करेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब भी मान लो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मान लो सनलाइट अवेलेबल नहीं होगा, प्लांट तब क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। लेकिन प्लांट क्या करता है ना, स्टोर करके रखता है कार्बोहाइड्रेट को फॉर फ्यूचर यूज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। इसको हम बोलते हैं स्टार्च। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च as internal energy reservoir, internal energy reservoir जो प्लांट में स्टोर होता है स्टार्च। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। बट इनके सब मान लो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमल में जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा जितना भी हम खाना, कभी कभी ज़्यादा खाना भी खा लेते हैं, जब मटन होता है, चिकन होता है, ज़्यादा खा लेते हैं, बिरयानी जब होता है, इसका मतलब क्या सब यूटिलाइज होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम हमारा रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा लिए। तो हमारा बॉडी क्या करेगा? फ्यूचर यूज के लिए जब भी हमको खाना नहीं मिलेगा तब क्या करता है ना, वही कार्बोहाइड्रेट को वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन स्टोर होता है इन द एनिमल एंड स्टार्च स्टोर होता है इन द प्लांट्स। उनका काम सेम है कि दे सर्व एज और दे एक्ट एज इंटरनल एनर्जी रिजर्वियर। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस, सो रॉ मटेरियल तो मैं पढ़ा दिया और ये तो रिएक्शन हो गया। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस is a biochemical process in which green part of the plants, okay, and this is very important, green parts of the plant, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनका येलो पार्ट होता है, जैसे लाइक कसकटा। ठीक है, कसकटा अमरबेल वो येलो कलर का पार्ट होता है, इसीलिए दे आर नॉट ऑटोट्रोफ, दे आर हेटेरोट्रोफ, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, so they can perform photosynthesis. So it is a biochemical process. The green part of the plant utilize carbon dioxide and water and convert into the organic substance like carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. So ये होता है हमारा photosynthesis का रिएक्शन। ठीक है, नाउ अभी हम पढ़ेंगे कि what are the major events involved in photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो लीफ में होता है। ठीक है, पहला अभी हम जानेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट इवेंट्स क्या है। फर्स्ट इवेंट है कि ऑब्जर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल इज ए ट्रैपिंग एजेंट, ये सनलाइट को ट्रैप करता है। सो ऑब्जर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? सेकेंड पॉइंट होगा कि कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो सनलाइट ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा केमिकल एनर्जी को, लाइक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये भी नहीं हुआ, और भी क्या हो रहा है? ये जो वाटर है ये वाटर स्प्लिट हो जाता है। वाटर स्प्लिट होके एक तो बन जाता है हाइड्रोजन गैस और एक बन जाता है ऑक्सीजन गैस। ये जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्चुअली ये वाटर का ब्रेकडाउन से रिलीज हो रहा है। ठीक है, ओके। सो थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ये जो ऑक्सीजन तुम देख रहे हो, ये ऑक्सीजन एक्चुअली रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से आया है, लेकिन जो ऑक्सीजन हमारा रिलीज हो रहा है
वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आया है, ठीक है, ये जानना पड़ेगा। सो दीज आर द मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ विल डिस्कस अबाउट कि where the chloroplast locate and how the photosynthesis occur in chloroplast. Now we'll study about chloroplast, right? As you know कि the site of photosynthesis is chloroplast. अभी हम जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल का एक सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो विषय में हम जानेंगे, ठीक है। चलो पहले देखते हैं कि ये देखो एक प्लांट सेल का मैं डायग्राम किया हूँ। यहाँ पे 3 चीज़ यहाँ पे दिखाया हूँ और बाकी चीज़ मैं छोड़ दिया हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे फोकस है क्लोरोप्लास्ट को दिखाना, राइट। सो ये जो तुम देख रहे हो ये एक सेंट्रल वैक्यूल है, बड़ा सा एक स्पेस लिया है। ये जो देख रहे हो ये न्यूक्लियस है, साइड को घुस गया है क्योंकि वैक्यूल ज़्यादा स्पेस ले लिया है। और यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल तुम देख रहे हो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ये चीज़ को मैं जूम किया हूँ यहाँ पे। सो ये जो देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। सो क्लोरोप्लास्ट तुम देख रहे हो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एक डबल लेयर मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, 2 लेयर है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, डबल लेयर है। सो क्लोरोप्लास्ट अंदर का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे तुम देख रहे हो कुछ कॉइन जैसा स्टैक होता है ना, एक कॉइन के ऊपर और एक कॉइन और एक कॉइन। ये जो स्टैक ऑफ कॉइन जैसा दिख रहा है वो उसको बोलेंगे हम ग्राना और ग्रानम बोल सकते हैं, ग्राना, स्टैक ऑफ दिस। एंड एक कॉइन को तुम बोलोगे थाइलाकॉइड, दैट मीन्स स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्राना एंड सिंगल that structure is called thylakoid and this space is called stroma, right? So these are the basic structure of chloroplast. And one important thing is the lumen of thylakoid. The lumen of thylakoid have chlorophyll pigment. Have chlorophyll pigment. Chlorophyll pigment कहाँ है? Chlorophyll pigment present in the lumen of thylakoid. ये जो थाइलाकॉइड यहाँ पे एक्चुअल एम्प्टी स्पेस होगा ना, उधर क्या होगा ना, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ने दिखाया। क्लोरोप्लास्ट इज इन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यस। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमको पता है कि लीफ में क्या होता है ना, क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल पिगमेंट भी है, क्योंकि लीफ में क्या होगा, प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल है, इसीलिए लीफ का कलर जो होता है ग्रीन होता है। अभी हम क्या करेंगे ना, एक लीफ का क्रॉस सेक्शन करेंगे। मान लो ये एक लीफ है, ये लीफ का जो सेंटर लाइन ऐसा गया है वो क्या है, एक मिड रिब है और ये सब क्या है ना, भेद। सो ये लीफ को मैं ऐसा काट देता हूँ, लीफ को ऐसा काट दिया। काटने के बाद ये चीज को जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये लीफ को कटिंग करने के बाद इसको हम जूम जब करेंगे, मतलब माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो ऑलरेडी तुम पढ़े हो, ये जो रेड कलर यहाँ पे मैं किया हूँ, ये रेड कलर कुछ नहीं है, ये क्यूटिकल होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, ये होता है वैक्स क्यूटिकल, ठीक है। और उसके नीचे जो तुम देख रहे हो जो सेल होता है, ये जो इसको हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, ठीक है। एक होता है अपर एपिडर्मिस, एक होता है लोअर एपिडर्मिस, और नीचे भी यहाँ पे क्या होता है, वैक्स क्यूटिकल है, ऊपर भी वैक्स। ये एक लीफ का स्ट्रक्चर का जब कटिंग करते हैं ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो रेड कलर तुम देख रहे हो ये क्या है, ये रेड कलर है हमारा न्यूक्लियस। कोई भी सेल हुआ तो डेफिनेटली उसका न्यूक्लियस भी होगा। सो ये वैक्स क्यूटिकल हो गया, ये हो गया अपर एपिडर्मिस। इसके बाद और भी चलो, ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, टॉल स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो, उसका नाम क्या है पता है, पॉलीसेड मेसोफिल, पॉलीसेड मेसोफिल। और ये रेड कलर जहाँ पे भी देखोगे ये सब है न्यूक्लियस, क्योंकि ये एक सेल है, मेसोफिल सेल है, पॉलीसेड मेसोफिल उसका नाम है। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो, राउंड राउंड ब्लू कलर स्ट्रक्चर, वो नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट है। ये जितना भी तुम देख रहे हो ये सब क्लोरोप्लास्ट है। अभी तुमको पता चल रहा है कि लीफ में जो पॉलीसेड मेसोफिल होता है, उधर देखो कितना सारा क्लोरोप्लास्ट है।
क्लोरोप्लास्ट है उसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, ग्राना होगा, थाइलाकॉइड होगा और क्लोरोफिल पिगमेंट भी होगा। सो ये हो गया पाइलिसेड मेसोफिल। इसके बाद हम जब देख रहे हैं ना, ये पूरा कंटिन्यूस एक स्ट्रक्चर है, लिप का क्रॉस सेक्शन है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो राउंड राउंड, ये है स्पॉन्जी मेसोफिल। ये क्या है ना, स्पॉन्जी मेसोफिल। तो यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे जो रेड कलर है वो भी न्यूक्लियस है, और यहाँ पे कुछ देखो एम्प्टी स्पेस जैसा है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, वो एम्प्टी स्पेस को क्या बोलेंगे ना, एयर कैविटी। यहाँ पे कुछ नहीं है, एयर है, ओपन मतलब एम्प्टी स्पेस है, एयर कैविटी। सो देखो सीक्वेंस क्या है, पहले वैक्स क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, पालिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, देन लोअर एपिडर्मिस। Like upper epidermis, this is lower epidermis. Then this is wax cuticle, the red color. The most important thing I want to say here, this structure actually called stomata, right? This structure is called stomata. Stomata generally found in lower epidermis of the leaf, not upper epidermis. Upper epidermis में कोई भी stomata structure नहीं है ये structure, but this स्टोमाटा प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस। ओके, सो अभी हम ये स्टोमाटा को मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ। ये स्टोमाटा है, उसका काम क्या है, ये स्टोमाटा का और क्या क्या काम है, उसका स्ट्रक्चर का थोड़ा लेवलिंग भी करेंगे। देखो ये जो किडनी शेप हुआ है ना, ये जो किडनी शेप का जो स्ट्रक्चर है, ये उसको हम बोलेंगे गार्ड सेल। गार्ड सेल उसको बोलते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल डेफिनेटली एक सेल है। सेल है तो जो रेड कलर है ये हो गया न्यूक्लियस, और गार्ड सेल के अंदर में भी हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो गार्ड सेल के अंदर, ये भी क्लोरोप्लास्ट है। ये जो राउंड राउंड यहाँ पे देख रहे हो ये सब क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो ओपनिंग है, ये जो टाइनी ओपनिंग तुम देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। स्टोमाटा एक्चुअली एक टाइनी पोर है विच इज एनक्लोज्ड बाय गार्ड सेल, which is enclosed by guard cell, right? So ये जो यहाँ पे मैं देखा, और ये जो स्ट्रक्चर, जो फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर क्या हो, ये क्या है, ये एपिडर्मल सेल है। क्योंकि तुमको पता है कि ये जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल के दोनों साइड में क्या है ना, एपिडर्मल सेल। इधर भी एपिडर्मिस, ये जो देखो लोअर एपिडर्मिस, इधर भी एपिडर्मिस है। सो ये होगा तुम्हारा एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल, ठीक है। सो ये जो मैं यहाँ पे किया हूँ, स्टोमाटा एकदम ओपन हुआ है। सो दिस इज ओपन स्टोमाटा का डायग्राम, और यहाँ पे जो मैं किया हूँ ये क्लोज स्टोमाटा है, ठीक है। सो स्टोमाटा का डायग्राम भी मैं बता दिया। गार्ड सेल एनक्लोज्ड किया है स्टोमाटा पोर को और स्टोमाटा को। सो याद रखो ये चीज़ कि स्टोमाटा इज प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, नॉट अपर एपिडर्मिस। सो दीज आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स। एंड यहाँ पे भी मैं देखा दिया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में। सो गार्ड्स यहाँ पे मैं जो बताया कि ये जो टाइनी पोर है, अभी समझ में आ रहा है। जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा था, उधर मैं एक मेंशन किया था कि उसका रॉ मटेरियल क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। एक वन ऑफ द रॉ मटेरियल इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो सोचो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर कैसे घुसता है, कैसे एंट्री मारता है, थ्रू स्टोमाटा, क्योंकि ये एक पोर है। और ये भी मैं पढ़ाया था कि जब फोटोसिंथेसिस होने के बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज होता था। ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर को कैसे आता था, थ्रू स्टोमाटा पोर। सो स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो हम जानते हैं कि स्टोमाटा का दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या है ना, इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमाटा एक टाइनी पोर होता है, ये पोर देके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस का एक्सचेंज होता है। सो इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड फंक्शन क्या है ना, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो अकर थ्रू स्टोमाटा, क्योंकि ये एक टाइनी पोर है। सो ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन पहले जानेंगे। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। सो वाटर वेपर भी ये पोर देके आता है एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है। सो अभी थोड़ा स्टोमाटा बारे में और कुछ पढ़ेंगे। जैसे स्टोमाटा का स्ट्रक्चर ये देख लो व्हाइट बोर्ड में,
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टोमाटा एक्चुअली जो टाइनी पोर है, दिस टाइनी पोर इज एनक्लोज्ड बाय गार्ड सेल्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गार्ड सेल का जो इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे देख रहे हो, जो इनर मेम्ब्रेन है गार्ड सेल का, दिस इज थिकर एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन ये थिक है एंड ये थिन है। सो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट एंड ये न्यूक्लियस हो गया। डेफिनेटली ये एक सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा। एंड तो अभी हम देखेंगे कि ये स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। एक्चुअली व्हेन वाटर enter to the guard cell, when water enter to the guard cell, it swell means you can call turgid, क्योंकि जब पानी गार्ड सेल के अंदर घुसेगा सो गार्ड सेल स्वेल अप हो जाएगा, दैट मीन्स टर्जिड हो जाएगा। सो दैट कजेज द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। सो व्हेन guard cell loses water, it shrinks. As a result, stomata closed. Okay. So ये basic function है guard cell का. So indirectly you can call कि guard cell regulate the closing and opening of stomata. This is the function of guard cell. ठीक है? Okay. क्योंकि water ही actually water जब अंदर जाता है, एंट्री करता है गार्ड सेल को, उसको फुला देता है, टर्जिड हो जाता है, बायोलॉजिकल टर्म है टर्जिड। और जब वाटर गार्ड सेल से निकल जाता है सो डेफिनेटली वो श्रिंक हो जाता है, तो ये स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाता है। राइट, यस। तो अभी हम देखेंगे कि स्टोमाटा डे टाइम में क्या होता है एंड नाइट टाइम में क्या होता है। हमको पता है कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है एंड फोटोसिंथेसिस के लिए हमारा रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एज ए वन ऑफ द रॉ मटेरियल। राइट, सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कैसे जाएगा, लीफ के अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि स्टोमाटा जब ओपन रहेगा, स्टोमाटा दे के कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर से अंदर जाएगा, लीफ के अंदर जाएगा, दैट मीन्स सेल के अंदर जाएगा और क्लोरोप्लास्ट के पास पहुंचेगा। दैट मीन्स ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमाटा इज ओपन एंड फोटोसिंथेसिस ऑल्सो takes place. And night time there is no photosynthesis because there is no sunlight and stomata is closed because photosynthesis नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या जरूरत है, रॉ मटेरियल का कोई भी जरूरत नहीं है। यस, बट वन एक्सेप्शन हियर, इन डेजर्ट प्लांट और जेरोफाइटिक प्लांट द स्टोमाटा इज क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम। व्हाई? Because in desert there are lots of temperature is very high, so to prevent transpiration, if you like this video please subscribe my channel ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और न्यू वीडियो बनाने के लिए।